पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, तीनों प्रॉपर्टीज स्टूडेंट हमने पढ़ ली थी। आज नई प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं प्रासरण एवं प्रासरण दाब, प्रासरण एवं प्रासरण दाब। तो इससे पहले अपन विसरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विसरण। विसरण शब्द है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो विसरण देखो, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। यदि KMnO4 को किसी जल से भरे पात्र में डाला जाता है तो कुछ समय पश्चात KMnO4 सर्वत्र फैल जाता है या सभी जगह फैल जाता है, जिसे विसरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो क्या आएगी। जब किसी अधिक सांद्रता वाले विलयन से अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन होता है तो ऐसे विलयन को विसरण कहते हैं। तो ऐसी घटना को लिखो स्टूडेंट्स, ऐसी घटना को विसरण कहते हैं। विसरण कहते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन के अणुओं का गमन होता, उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, जैसे KMnO4 के विलयन को जल में डाल दिया जाए, तो कुछ समय पश्चात KMnO4 सभी दिशाओं में फैल जाता है। कहां फैल जाता है? सभी दिशाओं में। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? विसरण। ठीक है भाई। विसरण के बाद एक शब्द आया है प्रासरण। क्या लिखेंगे? प्रासरण। प्रासरण शब्द है किसी विलयन में कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन करना क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। किसी कम सांद्रता वाले विलयन का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गमन करना
प्रासरण कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। ठीक है भाई, देखो इसमें होता क्या है। अपने पास जैसे ये कोई पात्र है, ऐसे पात्र है, और इसमें दो पार्ट इंस्ट्रूमेंट्स, एक ये पार्ट ऐसे बना देते हैं, इसका मतलब एसपीएम। आप लोग इसको लिख सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या लिखते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, ब्रैकेट में लिख देते हैं एसपीएम। क्या लिखते हैं, एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली से देखो, इधर देखो, यहां जो पार्टिकल है वो कम सांद्रता वाले हैं, जिसको मैं बोल सकता हूं विलायक। क्या बोल सकता हूं, विलायक। यहां लिखेंगे विलायक। ठीक है। दूसरा मैं यहां लिख सकता हूं विलियन। क्या लिख सकते हैं, विलियन। इसको लिखेंगे विलियन। अब देखो ये अपने पास पिस्टन है। क्या है, पिस्टन। लेवल है इसका, ठीक है, और यहां लेवल ये है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली, इसकी सांद्रता क्या है, कम सांद्रता। यहां लिखेंगे कम सांद्रता। ठीक है, यहां लिखेंगे विलियन अधिक सांद्रता। क्या लिखेंगे, अधिक सांद्रता। कम सांद्रता वाले विलायक के अणु अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली अगार 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 KNO2 या फिर K4 FeCN6 इत्यादि से बनी होती है। याद रख लोगे। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से ऐसे गमन करते हैं इसमें अणु कम सांद्रता वाले विलियन से अधिक सांद्रता वाले विलियन की तरफ अणुओं का गमन क्या कहलाता है, प्रासन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रासन। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत भी, यहाँ कम सांद्रता या अधिक सांद्रता है, विलीन के अणु गमन करेंगे। अब इसमें एक शब्द आता है प्रासन दाब। कौन सा शब्द आता है, प्रासन दाब, पाई। अब अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रासन दाब। यहां लिखेंगे प्रासन दाब। पाई। क्या लिखेंगे, प्रासन दाब पाई। अब प्रासन दाब पाई को समझने के लिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। माना ये कोई पात्र है, इस पात्र में यहां तो लिखेंगे अपन SPM। क्या लिखेंगे, SPM। अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो ये वही विलायक के पिस्टन P1। ठीक है भाई।
पिस्टन P2। ठीक है स्टूडेंट्स, पिस्टन P2। अब इसको बोलते हैं विलायक, इसको बोलते हैं विलियन। देखो होता क्या है, प्रासरण के कारण विलायक के अणु विलियन की तरफ जाएंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएंगे। तो धीरे धीरे इसको मान लेते हैं अपन ए पार्ट और इसको मान लेते हैं बी पार्ट। यानी ए पार्ट से अणु कम हो जाएंगे और बी पार्ट में अणु बढ़ जाएंगे। इसका लेवल लेना बढ़ जाएगा और इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका लेवल जैसे ये इतना कम हो गया और इसका लेवल इतना बढ़ गया, लेवल कम हो जाएगा क्योंकि विलायक के अणु जाएंगे और विलायक के अणु जाएंगे तो विलियन में जो अणुओं की संख्या वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या कर देते हैं, वापिस जैसे इसमें जो विलियन के अणुओं की संख्या को बैलेंस बनाए रखने के लिए अपन यहाँ पर कोई प्रेशर लगा देते हैं और इसमें साम्य अवस्था स्थापित करते हैं। कौन सी अवस्था स्थापित करते हैं, साम्य अवस्था। इधर से तो प्रासरण की क्रिया हो रही है लेकिन इस पिस्टन P2 के द्वारा अपन इसमें प्रेशर लगा देते हैं, अतिरिक्त बाह्य प्रेशर लगा देते हैं जिससे साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। और साम्य अवस्था स्थापित होने की वजह से विलायक के जो अणु है विलियन की तरफ गमन नहीं करते हैं और विलियन की तरफ गमन नहीं करते तो प्रासरण की क्रिया रुक जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब। होता क्या स्टूडेंट, जो दोबारा बता रहा हूं मैं, विलायक के अणु विलियन की तरफ गमन करते हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, किसके द्वारा, एसपीएम या अर्धपारगम्य झिल्ली से। किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली से करते हैं, ये बात सही। और जब विलायक के अणु गमन करते हैं तो यहाँ अणुओं की संख्या बढ़ जाती है विलियन में और विलियन में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो इसका लेवल तो नीचे आ जाता है, इसका लेवल बी का बढ़ जाता है। तो अपन क्या कर देते हैं, इस पे बाह्य प्रेशर लगाते हैं पिस्टन P2 के द्वारा, बाह्य प्रेशर लगाते हैं या अतिरिक्त प्रेशर लगाते हैं जिससे इसमें एक साम्य स्थापित हो जाए। और साम्य स्थापित होने पर जो विलियन के अणु विलायक की तरफ गमन करने लग जाते हैं तो इसके ऊपर लगाया गया, साम्य अवस्था पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जिसके कारण प्रासरण की क्रिया रुक जाए, प्रासरण की क्रिया रुक जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब। देखो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, सामान्यतः प्रासरण में विलायक के अणु विलियन की तरफ गमन करते हैं जिससे विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है एवं विलियन के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ये बात ठीक है। इसलिए विलियन के अणुओं पर कोई बाह्य दाब लगाया जाता है जिससे साम्यावस्था स्थापित हो जाती है
एवं प्राशन की क्रिया रुक जाती है। प्राशन की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है, जिसे हम प्राशन दाब कहते हैं। प्राशन दाब पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राशन दाब पाई कहते हैं। और करके इसमें लिख सकते हैं, अर्थात साम्यावस्था पर विलयन के अणुओं के ऊपर लगाया गया वह दाब जिसकी वजह से प्राशन की क्रिया रुक जाती हो, उसे हम प्राशन दाब कहते हैं। प्राशन दाब पाई कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? ये था आपका प्राशन दाब पाई। ठीक है, अब प्राशन दाब के नियम पढ़ेंगे। प्राशन दाब के 2 नियम हैं, हेडिंग डालेंगे प्राशन दाब के नियम। यहां लिख देता हूं मैं, प्राशन दाब के नियम। प्राशन दाब के नियम। प्राशन दाब के नियम स्टूडेंट 2 हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो पहला नियम तो है अपने पास वांट हाफ बॉयल का नियम, और दूसरा नियम है वांट हाफ का ताप दाब नियम। वांट हाफ का ताप दाब नियम। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो वांट हाफ का बॉयल का नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार देखो, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का प्राशन दाब पाई उसके आयतन V के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? V के समानुपाती होता है। सॉरी, V के व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे, समानुपाती V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखना, अपन लिखेंगे पाई समानुपाती 1/V। क्या लिखेंगे? पाई समानुपाती 1/V। बॉयल का नियम हमने पढ़ा था कि P समानुपाती 1/V। समझ गए स्टूडेंट्स? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसी नियम को जैसे अपन लिखे यहां पर, आपने पढ़ा होगा P समानुपाती 1/V या पाई समानुपाती C। पाई समानुपाती C, क्योंकि C बराबर क्या होता है? 1/V। C बराबर क्या होता है? 1/V। ये नियम था। दूसरा नियम देखो, वांट हाफ का ताप दाब नियम।
कौन सा नियम है? वन टॉप का ताप दाब नियम। इसमें देखो क्या होता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का प्रासरण दाब पाई कांस्टेंट प्रेशर पर ताप T के समानुपाती होता है। अर्थात क्या लिखें? पाई समानुपाती T। क्या लिखेंगे? पाई समानुपाती T। समझ गए स्टूडेंट्स? P समानुपाती T कांस्टेंट प्रेशर पर यदि किसी विलयन का प्रासरण दाब देखा जाए वो टेम्परेचर T के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको अपन 2 नंबर दे दें और इसको अपन 1 नंबर दे दें। तो आगे लिखेंगे प्रासरण दाब के दोनों नियम से या समीकरण 1 तथा 2 से, या लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 तथा 2 से। तो आप क्या लिखेंगे? पाई समानुपाती T अपॉन V। पाई समानुपाती T अपॉन V। क्यों भी? मैं अपने पास पहला जो इक्वेशन है वो ऐसे लिख देता हूं मैं। 1 नंबर तो ऐसे लिख सकते हैं पाई समानुपाती 1 अपॉन V, और दूसरा क्या लिखेंगे? पाई समानुपाती T। तो इन दोनों इक्वेशनों से अपन क्या लिख सकते हैं? पाई समानुपाती T अपॉन V। ठीक है भाई? तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? पाई V समानुपाती T लिख सकते हैं, और पाई V इज इक्वल टू एन टी, एस टी। ठीक है? एस क्या है? एस गैस नियतांक। क्या लिखेंगे? गैस नियतांक। और एस इज इक्वल टू अपन मान लेते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक आर। तो आप लोग लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू आर टी। क्या लिखेंगे? पाई वी इज इक्वल टू आर टी। अब नीचे देखो, इसमें लिखता हूं यदि अणुओं की संख्या समोल n हो, तो अणुओं की संख्या समोल n हो तो उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है पाई v इज इक्वल टू एन आर टी। क्या लिखेंगे? पाई v इज इक्वल टू एन आर टी, और पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी आर टी। ये हो जाएगा पाई v इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आगे देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन क्या लिख रहे हैं? इस नियम को मैं ऐसे लिख दूं, n इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? विलेय के मोल अपन टोटल विलयन के मोल। क्या लिखेंगे? विलेय के मोल बट्टे विलयन के मोल। n क्या है अपने पास? विलेय के मोल, अणुओं की संख्या n है, तो n बराबर अपन लिख सकते हैं WB
अपॉन mb, WB अपॉन mb, WB अपॉन mb। मोल निकालने होते हैं देखो स्टूडेंट्स, विले के मोल। तो यहां मैं लिख सकता हूं विले के मोल, विले के मोल बराबर क्या लिखेंगे, विले का भार WB और विले का अणुभार mb। ठीक है। दूसरा हमने विलियन के मोल, विलियन के मोल क्या लिखेंगे, विलियन के मोल, सॉरी विलायक के मोल, ऐसे लिखेंगे, विलायक के मोल क्या लिखेंगे, WA अपॉन MA, WA अपॉन MA। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, N इजिकल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ठीक है, ये लिख सकते हैं, टोटल को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो कारण बताता हूं इस समय। भाई आप लोग n बराबर ये लिखते हैं क्योंकि n बराबर लिखते हैं WB अपॉन MB बट्टे WB अपॉन MB प्लस WA बट्टे MA, ये लिखिए। तो राउल का नियम जो है ना, अकॉर्डिंग टू राउल के नियम, यहां लिखेंगे राउल के नियमानुसार, राउल के नियमानुसार हम क्या लिखते हैं, WA अपॉन MA इज ग्रेटर देन WB अपॉन MB, क्योंकि विलियन बहुत तनु हो। राउल का नियम तनु विलियनों के लिए लागू होता है, इसलिए अपन WA और MA को ग्रेटर मानेंगे WB और MB, और WB अपॉन MB इज इक्वल टू 0 नगण्य मान लें, ये इसको एक विलायक के बराबर मान लें। किसके बराबर मान लें, नगण्य मान लें, यहां लिखते हैं नगण्य, और विलायक के बराबर मान लें। तो अपने पास क्या बचता है, WA अपॉन MA, इसीलिए आता है WB अपॉन MB इंटू MA इंटू अपॉन WA। सो पाई इजिकल टू क्या हो जाएगा मुझे, पाई इजिकल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA और इंटू RT अपॉन V। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये प्राशन दाब निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे, प्राशन दाब। समझ गए स्टूडेंट्स, ये प्राशन दाब का फॉर्मूला है। अब आपको जैसे MB निकालना हो, MB इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA इंटू RT अपॉन, यहां लिखेंगे पाई इंटू RT अपॉन V। ये इससे MB निकाल देंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्राशन दाब और प्राशन दाब निकालने के फॉर्मूले। और प्राशन दाब के बाद हमने लिखा किसी विलेय के मोलर मास इससे कैसे निकाले जाते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्राशन दाब के द्वारा। तो हमारा प्राशन दाब वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट टर्म पे स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे नया जो टॉपिक पढ़ेंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब नॉर्मल सॉल्यूशन पढ़ेंगे अपने, असामान्य विलियन, असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य अणुभार, ये अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।